एक सोल्जर है, आर्म टू द टीथ, एक टेंस वैली में पेट्रोल कर रहा है, लेकिन उसकी गन के बदले उसका सबसे पावरफुल वेपन एक स्कूल की टेक्स्ट बुक है जो वो एक बच्चे को दे रहा है। थोड़ा अजीब है। वियर्ड है ना? ये सीन दोस्तों इंडिया के सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के सोल्यूशन का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये एक पैराडॉक्स है। टू विन अ वॉर समटाइम्स यू हैव टू बिल्ड अ स्कूल, नॉट जस्ट अ बंकर। इंटरेस्टिंग। और अगर आप ऐसे ही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स को एक फन एनर्जेटिक कॉफी चैट स्टाइल में मास्टर करना चाहते हो तो एक सेकंड रुको। आपका मिशन, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट इट, है उस सब्सक्राइब बटन को हिट करना, लाइक को स्मैश करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। ट्रस्ट मी, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको इस नॉलेज अपग्रेड के लिए थैंक यू बोलेगा। हाँ बिल्कुल। तो आज का लर्निंग मैप क्या है? हम इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पर एक एपिक जर्नी पे जा रहे हैं। हम 8 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डीकोड करेंगे। हम जम्मू एंड कश्मीर के सेंसिटिव इशू से शुरू करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट की डेकेड्स ओल्ड इंसर्जेंसी को समझेंगे और उसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के 5 डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। तो अपने नोट्स ले लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए एंड लेट्स बिगिन दिस एडवेंचर। चलो शुरू करते हैं अपने पहले और बहुत क्रूशियल सवाल से। Question: Winning of hearts and minds in terrorism-affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. Discuss the measures adopted by the government in this respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir. ब्रॉड माइक्रो थीम GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। Topic: The WHM strategy beyond the bullet. तो ये winning hearts and minds या WHM ये है क्या चीज? मतलब is it just a cool sounding military term? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे सोचो, टेररिज्म सिर्फ एक गन वाला इंसान नहीं है। ये एक आइडिया है जिसने उस इंसान को इन्फेक्ट कर दिया है। Right. तुम गन से पर्सन को मार सकती हो, लेकिन उस आइडिया को नहीं। WHM वो स्ट्रैटेजी है जो उस डेंजरस आइडिया को हराती है। इट्स अबाउट रिप्लेसिंग फियर एंड एलियनेशन विथ ट्रस्ट एंड अपॉर्चुनिटी। Wow. यह एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल ऑपरेशन है, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं। I love that analogy. तो एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो इसका? हाँ बिल्कुल। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है इंडियन आर्मी का ऑपरेशन सद्भावना जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा। आर्मी के जवान वहां स्कूल्स चला रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं और यहाँ तक कि बच्चों को बाकी इंडिया के टूर्स पर ले जा रहे हैं। जब एक यंग कश्मीरी लड़का एक सोल्जर को एक टीचर या डॉक्टर की तरह देखता है, ना कि सिर्फ एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह, तो पूरा नैरेटिव बदल जाता है। वही है WHM इन एक्शन। वाओ। ओके, लेट्स डाइव इनटू द मॉडल आंसर स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन को स्टेज सेट करना होगा। तुम्हें ये स्टेट करना है कि JNK में टेररिज्म सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिकल इशू है जिसके डीप हिस्टोरिकल रूट्स हैं। राइट। इसलिए एक प्योरली फोर्स बेस्ड अप्रोच सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है। लास्टिंग पीस के लिए वहां के लोकल पॉपुलेशन का ट्रस्ट, उनके हार्ट्स एंड माइंड्स जीतने पड़ेंगे। ये नॉन नेगोशिएबल है। परफेक्ट। अब आते हैं बॉडी पर। सवाल पूछता है कि WAM जरूरी क्यों है? ओरिजिनल स्क्रिप्ट में 7 पॉइंट्स थे जो याद रखने में काफी हैं। क्या हम इसको बेहतर तरीके से ग्रुप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक लंबी लिस्ट रटने के बजाय चलो उसको 3 कोर पिलर्स में बांट देते हैं। ये याद रखने और समझाने में आसान है। ओके। पिलर 1 है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसके अंदर 2 मेन पॉइंट्स आते हैं। पहला, रिड्यूसिंग एलियनेशन एंड प्रिवेंटिंग रेडिकलाइजेशन। जब लोग सिस्टम से अलग थलग महसूस करते हैं तो वो रेडिकल आइडियोलॉजीज के आसान टारगेट बन जाते हैं, जैसे 2016 में हुआ था। एग्जैक्टली। 2016 का बुरहान वानी इंसिडेंट इसका प्राइम एग्जांपल है। उसके बाद जो गुस्सा था उसे हैंडलर्स ने एक्सप्लॉइट किया। WM इसको सीधा काउंटर करता है। दूसरा, काउंटरिंग टेरर प्रोपेगेंडा। टेरर ग्रुप्स विक्टिमहुड के नैरेटिव्स पर जीते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस नैरेटिव को तोड़ देते हैं। तो पहला पिलर बेसिकली लोगों के सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलना है। मेक सेंस। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है बिल्डिंग स्टेट लेजिटिमेसी। इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स हैं। पहला, बिल्डिंग ट्रस्ट इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस। जब लोग स्टेट पर ट्रस्ट करते हैं तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। राइट। 2018 के पंचायत इलेक्शंस में अच्छा वोटर टर्नआउट इसी बढ़ते हुए विश्वास को दिखाता है। दूसरा, इनकरेजिंग कम्युनिटी पुलिसिंग। ट्रस्ट से बेहतर इंटेलिजेंस फ्लो होता है। जिन एरियाज में ऑपरेशन सद्भावना सक्सेसफुल रहा है वहां लोकल्स अक्सर मिलिटेंट मूवमेंट्स के बारे में क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, तो पहले उनके दिमाग बदलो, फिर उन्हें सिस्टम में विश्वास दिलाओ। तीसरी पिलर जरूर टैंजिबल बेनिफिट्स के बारे में होगी, है ना? एग्जैक्टली। पिलर 3 है सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रिवेंट्स रिक्रूटमेंट। ये सिंपल लॉजिक है। एक एम्प्लॉयड यूथ जिसके पास फ्यूचर है वो गन उठाने की कम सोचेगा। हाँ। स्कीम्स जैसे उड़ान और मिशन यूथ इसी के बारे में है। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंटीग्रेशन। जब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल लिंक कश्मीर को बाकी इंडिया से जोड़ता है तो ये सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये एक पावरफुल सिंबल है इकोनॉमिक और इमोशनल इंटीग्रेशन का। और आखिरी और फाइनली, ये एहसास कि लॉन्ग टर्म पीस नीड्स मोर देन फोर्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस बात का सबूत है कि डायलॉग और डेवलपमेंट वहां सफल हो सकते हैं जहां दशकों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाया। ये ब्रिलियंट है। साइकोलॉजिकल, लेजिटिमेसी और सोशियो इकोनॉमिक याद रखना बहुत आसान है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा, गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है? यहाँ भी 7 पॉइंट्स थे, इसे कैसे स्ट्रक्चर करें? हम इन मेजर्स को सीधे अपने 3 पिलर से माप कर सकते हैं। अच्छा। सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए गवर्नमेंट एक मैसिव डेवलपमेंट पुश कर रही है। PM डेवलपमेंट पैकेज PMDP जो 80,000 करोड़ का है, नए हाईवेज बनाना और स्मार्ट सिटीज मिशन। फिर एम्प्लॉयमेंट पर फोकस है, स्कीम्स जैसे हिमायत और उड़ान के जरिए।
और तीसरा एजुकेशन, नए आईआईएम्स, आईआईटीज और एम्स सेटअप किए जा रहे हैं। ओके बिल्डिंग स्टेट लेजिटिमेसी के लिए पॉलिटिकल इंक्लूजन है, पंचायत इलेक्शंस और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के जरिए जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को एम्पावर करता है। और सिक्योरिटी विद सेंसिटिविटी, जहां फोकस लोकल लैटरल ऑपरेशंस और ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग पर है। और साइकोलॉजिकल पिलर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए कल्चरल इंटीग्रेशन है, पीसफुल सूफी ट्रेडिशंस को प्रमोट करके रैडिकल नैरेटिव्स को काउंटर करना, और एक डायरेक्ट काउंटर रेडियलाइजेशन पॉलिसी जिसमें काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। तो कंक्लूजन ये होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी अब फोर्स सेंट्रिक से सिटीजन सेंट्रिक हो रही है, जबकि फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन जैसे चैलेंजेस अभी भी हैं। आगे का रास्ता ट्रस्ट, डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी से ही है। एक बैलेंस्ड अप्रोच ही जरूरी है। प्रिसाइसली, ये एक हाई स्कोरिंग कंक्लूजन है। चलो इसे लॉक करने के लिए कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला, इस आंसर का स्ट्रक्चर पिलर्स में ग्रुपिंग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में कैसे हेल्प करता है? क्विक हिंट, ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आप सिर्फ पॉइंट्स लिस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके पास एक डीपर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। ये एक लॉजिकल फ्लो बनाता है और आपके आंसर को स्टैंड आउट कराता है। समझे? दूसरा, क्रिटिक्स अक्सर कहते हैं कि उड़ान जैसी स्कीम्स समुद्र में एक बूंद जैसी हैं। आप कैसे आर्ग्यू करेंगे कि ये काउंटर टेररिज्म का एक क्रूशियल हिस्सा है? क्विक हिंट, ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये सक्सेस स्टोरीज बनाने के बारे में है। हर यूथ जिसे उड़ान के जरिए नौकरी मिलती है, वो एक पॉजिटिव रोल मॉडल बन जाता है, जो मिलिटेंट नैरेटिव के खिलाफ एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है। तीसरा, सूफी ट्रेडिशंस को प्रमोट करना एक स्ट्रैटेजिक मूव क्यों है, सिर्फ एक कल्चरल मूव नहीं? क्विक हिंट, क्योंकि सूफिज्म वहाबी एक्सट्रीमिज्म का आइडियोलॉजिकल एंटीडोट है। ये शांति और सहानुभूति को बढ़ावा देता है, जो कश्मीरी कल्चर का हिस्सा है, और बाहर से आई एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सीधे अंडरमाइन करता है। चौथा, क्या हम कह सकते हैं कि पंचायत इलेक्शंस एक हार्ड पावर या सॉफ्ट पावर टूल है, और क्यों? क्विक हिंट, ये प्योर सॉफ्ट पावर है। ये फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता, ये लोगों को ग्रासरूट लेवल पर एम्पावर करता है, उन्हें डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक स्टेक देता है और डायलॉग में उनका विश्वास बढ़ाता है, हिंसा में नहीं। आखिरी सवाल, ऑपरेशन सद्भावना की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्विक हिंट, कंसिस्टेंसी। सालों में बनाया गया पॉजिटिव इंपैक्ट एक सिंगल नेगेटिव इंसिडेंट या पॉलिसी में बदलाव से खत्म हो सकता है। ट्रस्ट बनाना मुश्किल है और तोड़ना आसान। परफेक्ट। अब पॉज करके WAM स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स को जोर से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, बिल्डिंग स्टेट लेजिटिमेसी और सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। प्रैक्टिस दिस। इन शॉर्ट, JNK में लास्टिंग पीस के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशंस के साथ साथ डेवलपमेंट, डायलॉग और डिग्निटी पर फोकस करना नॉन निगोशिएबल है। चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। JNK में ही रहते हुए हमने आइडिया की बात की, अब बात करते हैं उस आइडिया के कैरियर्स की, OGWs की। क्वेश्चन, द बैनिंग ऑफ जमात-ए-इस्लामी इन जम्मू एंड कश्मीर brought into focus the role of overground workers, OGWs, in assisting terrorist organizations. Examine the role played by OGWs in assisting terrorist organizations in insurgency-affected areas. Discuss measures to neutralize the influence of OGWs. Broad micro theme, GS3 internal security. Topic, OGWs, the lifeline of terrorism. पहले तो ये overground workers आखिर हैं कौन? कौन है ये लोग? OGWs टेरर इकोसिस्टम के आईज एंड ईयर्स हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो गन्स चला रहे हैं, इसीलिए उन्हें ओवरग्राउंड कहा जाता है। वो समाज के बीच रहते हैं, नॉर्मल सिटीजन्स जैसे दिखते हैं, दुकानदार, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कोई भी। अच्छा, लेकिन चुपके से वो पूरा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो एक टेररिस्ट को जिंदा रहने और ऑपरेट करने के लिए चाहिए। वो अदृश्य दुश्मन है। मुझे एक रियल लाइफ सिनारियो दीजिए, एक OGW कैसे ऑपरेट करेगा? इमेजिन करो एक फॉरेन टेररिस्ट ने बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट किया है। उसे इलाके का नहीं पता, उसके पास खाना नहीं है और छुपने की जगह नहीं है। एक OGW जो शायद एक लोकल किसान हो, उसे एक सेफ हाउस देगा। एक और OGW, एक दुकानदार, उसे सिम कार्ड्स और खाना देगा। एक तीसरा OGW, शायद एक स्टूडेंट, पुलिस की मूवमेंट्स को ट्रैक करेगा और इन्फॉर्मेशन आगे पास करेगा। राइट। इस नेटवर्क के बिना वो टेररिस्ट अंधा है, लाचार है और दिनों में पकड़ा जाएगा। यही चीज OGWs को इतना क्रिटिकल और डेंजरस बनाती है। तो वो लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस बैकबोन है। चलिए आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रो को ये हाईलाइट करना चाहिए कि जमात-ए-इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन OGWs के क्रूशियल रोल को स्पॉटलाइट में लाया है। तुम्हें ये स्टेट करना होगा कि OGWs टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लाइफलाइन बनाते हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज किए बिना कोई भी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी अधूरी है। समझ गई। अब बॉडी के लिए सवाल उनके रोल के बारे में पूछता है। चलो इसे तोड़ते हैं। हम उनके रोल्स को 3 मेन फंक्शंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसे टेरर सपोर्ट के ट्रायंगल की तरह सोचो। ठीक है। पहला, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। ये ट्रायंगल का बेस है। इसमें सेफ हाउसेस, ट्रांसपोर्ट और फंड्स प्रोवाइड करने से लेकर वेपन्स और एम्यूनिशन अरेंज करना सब शामिल है। वो टेररिस्ट्स के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में भी मदद करते हैं और लोकल रिक्रूटमेंट में भी की होते हैं। कमजोर यूथ को पहचान कर उन्हें ग्रूम करते हैं। ओके। 2, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। ये इस ट्रायंगल की एक साइड है। वो जासूस हैं, वो पोटेंशियल टारगेट्स की रिकॉनेसेंस करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट पर नजर रखते हैं और पाकिस्तान में हैंडलर्स और जमीन पर टेररिस्ट के बीच करियर्स का काम करते हैं। और तीसरी साइड? 3, प्रोपेगेंडा एंड रेडिकलाइजेशन। ये दूसरी साइड है। वो आइडियोलॉजिस्ट हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके यूथ को रेडिकलाइज करते हैं, सिविल अनरेस्ट पैदा करने के लिए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और यहां तक कि लोकल पॉपुलेशंस को धमकाते हैं ताकि वो चुप रहें या उनका साथ दें। ये बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क है, लॉजिस्टिक्स, इंटेल और प्रोपेगेंडा। अब सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के मेजर्स। यहां भी हमें एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी चाहिए जो उनके रोल से मैच करे। जैसे ओके। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। उनके लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट को काउंटर करने के लिए आपको सख्त कानून चाहिए।
इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA जैसे कानूनों का सख्ती से इस्तेमाल शामिल है। सोर्सेज के मुताबिक 2023 में JNK में 250 से ज्यादा OGWs अरेस्ट हुए थे इन्हीं कानूनों के तहत। इन्हांस सर्विलेंस और पुलिस, आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। ओके टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, उनके इंटेलिजेंस और प्रोपेगेंडा रोल को काउंटर करने के लिए आपको टेक स्पेस को डोमिनेट करना होगा। इसका मतलब है एडवांस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स, उनके नेटवर्क्स को पहचानने के लिए डेटा एनालिटिक्स और सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैट प्लेटफॉर्म्स पर उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने के लिए रोबस्ट साइबर मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करना। और सोशल एस्पेक्ट 3 सोशो इकोनॉमिक इंटरवेंशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। उनका रिक्रूटमेंट पूल सुखाने के लिए आपको समाज को जीतना होगा। इसमें डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स, उदान और हिमायत जैसी स्कीम्स के जरिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और ट्रस्ट बनाने के लिए डीप कम्युनिटी एंगेजमेंट, ताकि लोग OGW एक्टिविटीज की रिपोर्ट करें। ये फिर से वैम स्ट्रेटजी ही है, लेकिन सपोर्ट बेस पर टारगेटेड। फैंटास्टिक। तो कंक्लूजन के लिए हम कह सकते हैं कि OGW से निपटना एक होलिस्टिक अप्रोच मांगता है जो सिक्योरिटी फोर्सेस से आगे जाता है। इसके लिए सिक्योरिटी, सोशल और टेक्नोलॉजिकल मेजर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। OGW अरेस्ट की बढ़ती संख्या, जैसे JNK में मिड 2020 तक 135, दिखाती है कि एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इफेक्टिव है। अल्टीमेट गोल कम्युनिटी रेजिलियंस बनाना है, ताकि समाज खुद इन एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर दे। एग्जैक्टली, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन है। चलिए कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला, OWGs को पहचानना एक्चुअल टेररिस्ट से ज्यादा मुश्किल क्यों माना जाता है? क्विक हिंट, क्योंकि वो बंदूक नहीं उठाते, वो लोकल पॉपुलेशन में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं और उनकी एक्टिविटीज जैसे एक्स्ट्रा रेशन खरीदना या नया सिम कार्ड लेना आसानी से नॉर्मल डेली लाइफ समझी जा सकती है। दूसरा, हिमायत जैसी स्किल डेवलपमेंट स्कीम OWG इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने में सीधे कैसे मदद करती है? इसका कनेक्शन समझाओ। क्विक हिंट, ये जड़ पर हमला करती है। OWGs बेरोजगार और निराश यूथ को शिकार बनाते हैं। हिमायत एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव और एक सम्मानजनक जीवन का रास्ता प्रदान करती है, जिससे यूथ रेडिकल प्रोपेगेंडा के लिए इम्यून हो जाते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया को OWGs के लिए वेपन ऑफ चॉइस कहा गया है। ये उनके लिए इतना इफेक्टिव क्यों है? क्विक हिंट, ये उन्हें 3 चीजें देता है: मासिव स्केल, अनोनिमिटी और डायरेक्ट एक्सेस। वो हजारों युवाओं तक सीधे उनके बेडरूम्स में पहुंच सकते हैं गुमनाम रूप से और बहुत कम खर्च में। चौथा, OGWs को पकड़ने में मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन इतना नॉन नेगोशिएबल क्यों है? क्विक हिंट, OGW नेटवर्क्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक OGW फाइनेंस संभाल रहा हो सकता है, दूसरा लॉजिस्टिक्स, तीसरा प्रोपेगेंडा। किसी एक एजेंसी के पास इन सभी डोमेन्स को ट्रैक करने की एक्सपर्टीज नहीं होती। इसके लिए पुलिस, आर्मी, NIA और IB को अपनी इंटेलिजेंस और रिसोर्सेज को पूल करना पड़ता है। आखिरी सवाल, जब एक OGW अरेस्ट होता है तो क्या ज्यादा जरूरी है, उसे सजा देना या उसे इंटेलिजेंस निकालना? क्विक हिंट, इंटेलिजेंस लगभग हमेशा। एक OGW पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर सकता है। दूसरे OGWs, वो जिन टेररिस्ट्स को सपोर्ट करते हैं, उनके फंडिंग चैनल्स और फ्यूचर प्लान्स, वो इन्फॉर्मेशन का खजाना होते हैं। ग्रेट इनसाइट्स। अब सुनने वालों, पॉज कीजिए और ODGWs के 3 मेन रोल्स, लॉजिस्टिकल, इंटेलिजेंस और प्रोपेगेंडा, को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस दिस। इन शॉर्ट, ODGWs आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी है और इस हड्डी को तोड़ने के लिए सख्त कानून, सामाजिक विकास और एडवांस टेक्नोलॉजी का एक स्मार्ट मिक्स चाहिए। तो हमने देखा कि JNK में लड़ाई को जिंदा रखने वाली ODGWs हैं, जो समाज में ही छुपे हैं। लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो सिचुएशन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, वहां पूरे के पूरे एथनिक ग्रुप्स अपनी पहचान के लिए हथियार उठाए हुए हैं। चलिए समझते हैं कि वहां आग इतने सालों से बुझी क्यों नहीं। क्वेश्चन: द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन इन्फेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एनालाइज द मेजर रीजंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन दिस रीजन। ब्रॉड माइक्रो थीम, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। टॉपिक: द फायर नेक्स्ट डोर, व्हाई नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी सर्वाइव्स। पहले चलो क्लैरिफाई करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी से हमारा क्या मतलब है? ये JNK में टेररिज्म से कैसे अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जबकि दोनों में स्टेट के खिलाफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शामिल है, कोर मोटिवेशन अलग है। कश्मीर में टेररिज्म काफी हद तक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और एक प्रॉक्सी वॉर से ड्रिवन है। राइट। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी प्राइमरीली एथनिसिटी से ड्रिवन है। ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, वहां 200 से ज्यादा हैं, द्वारा एक विद्रोह है, जिनकी मांगे ग्रेटर ऑटोनॉमी से लेकर पूरी तरह से अलग होने तक हैं, सब अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बचाने के लिए। तो ये पहचान की लड़ाई है, धर्म की नहीं। एग्जैक्टली। 200 एथनिक ग्रुप्स, ये तो कॉम्प्लेक्स है। क्या आप इसे सरल बनाने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? इसे ऐसे सोचो जैसे एक बड़ा डाइवर्स परिवार एक घर में रह रहा है। हर ग्रुप की अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास है। अब अगर उन्हें लगता है कि घर का मुखिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें इग्नोर कर रहा है, उनके रिसोर्सेज ले रहा है या एक यूनिफॉर्म कल्चर थोपने की कोशिश कर रहा है, तो उनमें से कुछ घर के अपने कोने को बचाने के लिए विद्रोह करेंगे। नागा इंसर्जेंसी, जो सबसे पुरानी में से एक है, इसी एहसास से शुरू हुई थी कि उनके यूनिक इतिहास और पहचान को मान्यता नहीं दी जा रही है। ये बिल्कुल साफ हो गया। तो चलिए आंसर पर आते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रो को ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि जबकि हाल ही में सफलताएं मिली हैं, जैसे मणिपुर में UNLF के साथ 2023 का पीस एग्रीमेंट, आर्म्ड इंसर्जेंसी दशकों से नॉर्थ ईस्ट का एक लगातार फीचर रहा है। आंसर का कोर इसके जिंदा रहने के मल्टीफेसेटेड कारणों का विश्लेषण करेगा। ओके, आंसर की बॉडी सवाल जिंदा रहने के कारण पूछता है। हम इसे कैसे स्ट्रक्चर करें?
हम इन कारणों को 4 मेजर कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं। इन्हें एक टेबल के 4 पैरों की तरह सोचो जो इंसर्जेंसी को स्थिर रखते हैं। ठीक है। 1 एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर्स, ये इस इशू का दिल है। प्राइमरी ड्राइवर है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कल्चरल एसिमिलेशन का एक गहरा डर है, एक एहसास कि उनकी यूनिक ट्राइबल कल्चर मेनलैंड इंडियन कल्चर में खो जाएगी। ये लिंग्विस्टिक कंसर्न्स और ट्रेडिशनल जमीनों पर ट्राइबल राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है। राइट। 2 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, रीजन की ज्योग्राफी एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और चाइना के साथ लंबी पोरस बॉर्डर शेयर करना इंसर्जेंट्स के लिए हथियार, ट्रेनिंग और सेफ हेवंस पाना बेहद आसान बना देता है। और टेरेन? हाँ, चैलेंजिंग टेरेन, घने जंगल और पहाड़ उनके लिए नेचुरल हाइडआउट्स का काम करते हैं जिन तक सिक्योरिटी फोर्सेस का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और हिस्टोरिकली बाकी इंडिया से पुअर कनेक्टिविटी ने एक अलगाव का एहसास पैदा किया। तो एक मजबूत हम वीएस वो का एहसास, एक मुश्किल ज्योग्राफी के साथ। बाकी 2 फैक्टर्स क्या है? 3 सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस, ये आग के लिए ईंधन है। बड़े डेवलपमेंट फंड्स जैसे FY 2023-24 में 5100 करोड़ रुपीस के बावजूद बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और बेरोजगारी है। ये रिक्रूटमेंट के लिए निराश युवाओं का एक तैयार पूल बनाता है। नेचुरल रिसोर्सेज के बंटवारे पर भी अक्सर विवाद होते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी के कारण लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। और आखिरी 4 एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये गवर्नेंस फेलियर के बारे में है। विवादास्पद कानून AFSPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट ने कई मामलों में लोकल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से उपेक्षा का एक ऐतिहासिक एहसास रहा है, यानी प्रॉब्लमैटिक सेंटर स्टेट रिलेशंस। और व्यापक करप्शन का मतलब है कि डेवलपमेंट फंड्स अक्सर लाभार्थियों तक नहीं पहुंचते। परफेक्ट। आइडेंटिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और गवर्नेंस। तो फिर कंक्लूजन में ये बताना चाहिए कि इंसर्जेंसी था जिंदा रहना किसी एक कारण से नहीं, बल्कि इन सभी फैक्टर्स के एक जटिल इंटरप्ले के कारण है। जबकि बोडो अकॉर्ड और कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट जैसे हाल के पीस अकॉर्ड्स पॉजिटिव कदम हैं, एक स्थायी समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है जो एक साथ सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करे, समावेशी विकास को तेज करे, सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं का सम्मान करे और अच्छा शासन सुनिश्चित करे। क्रॉस क्वेश्चनिंग का समय। AFSPA जैसा एक अकेला कानून इंसर्जेंसी के जिंदा रहने में इतना महत्वपूर्ण योगदान कैसे देता है? क्विक हिंट, AFSPA सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेशल पावर्स और इम्यूनिटी देता है जिससे कभी-कभी अलेज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो सकते हैं। ऐसी हर घटना इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए अपने आर्म्ड संघर्ष को न्यायोचित ठहराने और अधिक कैडर्स भर्ती करने के लिए एक शक्तिशाली प्रोपेगेंडा टूल बन जाती है। दूसरा, अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जिक्र किया। पहचान जैसी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज दशकों की हिंसा का कारण कैसे बन सकती है? क्विक हिंट, इन समुदायों के लिए पहचान एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये उनका अस्तित्व है। ये उनकी भाषा, उनकी जमीन, उनकी परंपराएं हैं। जब उन्हें लगता है कि ये अस्तित्व खतरे में है तो लड़ाई अस्तित्व की बन जाती है, जो एक लंबे संघर्ष के लिए सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है। तीसरा, म्यांमार को अक्सर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का एपी सेंटर कहा जाता है। एक विदेशी देश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्विक हिंट, क्योंकि इंडिया म्यांमार बॉर्डर काफी हद तक अनफेंस्ड है और घने जंगलों से होकर गुजरता है। इससे इंसर्जेंट ग्रुप्स म्यांमार में कैंप्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स स्थापित कर सकते हैं जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की पहुंच से बिल्कुल बाहर होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देना एक काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है? क्विक हिंट, ये एक शानदार सॉफ्ट पावर टूल है। टूरिज्म स्थानीय नौकरियां पैदा करता है, शांति के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देता है और रीजन की यूनिक कल्चर को दुनिया के सामने एक पॉजिटिव रोशनी में पेश करता है जो हिंसा और अलगाववाद के आकर्षण को कम करता है। आखिरी सवाल, नॉर्थ ईस्ट में कुछ पीस अकॉर्ड्स अतीत में फेल क्यों हुए हैं? क्विक हिंट, अक्सर इसलिए क्योंकि वो एक इंसर्जेंट ग्रुप के सिर्फ एक गुट के साथ साइन किए गए थे। बाकी गुट्स जो बाहर रह जाते थे वो अकॉर्ड को रिजेक्ट कर देते थे और इंसर्जेंसी जारी रखते थे, कभी कभी और भी हिंसा से। समावेशिता ही कुंजी है। ओके, अब पॉज कीजिए और इंसर्जेंसी के जिंदा रहने के 4 मेजर कैटेगरीज के नाम लेने की कोशिश कीजिए। एथनिक, ज्योग्राफिकल, आगे तुम बोलो। इन्हें जोर से बोलने का अभ्यास करो। इन शॉर्ट, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी दरअसल खतरे में पड़ी पहचान, मुश्किल भूगोल, आर्थिक उपेक्षा और ऐतिहासिक शासन के मुद्दों का एक जटिल कॉकटेल है। ऑलराइट, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों से चलिए सेंट्रल इंडिया के जंगलों की तरफ चलते हैं। हम अब रेड कॉरिडोर में प्रवेश कर रहे हैं, एक बहुत अलग लेकिन उतना ही खतरनाक खतरे से निपटने के लिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म। इस पर हमारे पास 5 डिटेल सवाल है, तो चलिए बड़ी पिक्चर से शुरू करते हैं। Question: Naxalism is a social, economic, and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and suggest a multi-layered strategy to tackle the menace of Naxalism. Broad micro theme, GS3, internal security. Topic: Naxalism, more than just a gun problem. ये सवाल खुद ही एक बहुत बड़ा क्लू देता है। ये कहता है कि नक्सलिज्म एक सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू है। इसका वास्तविक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नक्सलिज्म बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। असली बीमारी अत्यधिक गरीबी, अन्याय और पीछे छूट जाने का एहसास है। नक्सल्स बस इस बीमारी का फायदा उठा रहे हैं। राइट। वो सबसे वंचित आदिवासी समुदायों के पास जाते हैं जिन्होंने अपनी जमीन खो दी है और जिनके पास कोई अवसर नहीं है, और उनसे कहते हैं स्टेट ने आपको फेल कर दिया है, हम आपको बंदूक की नली से न्याय देंगे। तो नक्सलिज्म को हल करने के लिए आप सिर्फ नक्सल से नहीं लड़ सकते, आपको विकास की कमी की बीमारी को ठीक करना होगा। ये कहने का एक शक्तिशाली तरीका है। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा? छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक दूर दराज के गांव की स्थिति देखो। वहां शायद कोई स्कूल ना हो, कोई हॉस्पिटल ना हो, कोई सड़क ना हो, और गांव वालों की परंपरागत वन भूमि शायद एक माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए ली गई हो बिना आवश्यक मुआवजे के। राइट। इन लोगों के लिए सरकार एक अमूर्त चीज है जो सिर्फ उनसे लेती है,
जब नक्सल्स आते हैं और एक समानांतर जनता सरकार पीपल्स गवर्नमेंट चलाते हैं, एक प्रकार का कठोर न्याय प्रदान करते हैं, तो वो एक बेहतर विकल्प लगते हैं। मोटा मोटी यही इशू है। ओके, चलिए आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को सवाल के प्रेमिस से सहमत होना चाहिए। ये बताओ कि ईस्ट टू द हार्टलैंड ऑफ इंडिया। चलो नक्सलिज्म के कॉम्प्लेक्स इशू को डीकोड करते हैं। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। Topic name. Naxalism is a social, economic, and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and suggest a multi-layered strategy to tackle the menace of Naxalism. Broad micro theme. India's internal security, challenges and strategies. तो सबसे पहले नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE है क्या? नक्सलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो मानती है कि स्टेट पावर को वायलेंट रेवोल्यूशन से ओवरथ्रो करना चाहिए। ये यूजुअली उन एरियाज में फैलता है जहां पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अंडर डेवलपमेंट ज्यादा हो। तो ये सिर्फ एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक डीप रूटेड सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कोई एग्जाम्पल? इमेजिन एक गांव है जहां ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल, ना सड़क। वहां के लोगों की जमीन भी एक बड़ी कंपनी प्रोजेक्ट के लिए ले लेती है और उन्हें प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। ठीक है। सिस्टम से अब फ्रस्ट्रेटेड आदमी के पास अगर कोई ग्रुप आके कहे कि हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएंगे, बस हमारा साथ दो और हथियार उठा लो, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। दिस इज हाउ नक्सलिज्म गेन्स ग्राउंड। एग्जैक्टली। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इसमें गुड न्यूज भी है। इंडिया की LWE के अगेंस्ट फाइट काफी कॉम्प्लेक्स है। गुड न्यूज ये है कि नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स 2013 में 126 से कम होकर 2025 तक 18 रह गए हैं, which shows India strategy is working. But the fight is not over. तो न्यू चैलेंजेस क्या हैं? What are the emerging issues? Let's see. पहले सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस। ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट अभी भी हो रहा है ड्यू टू माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और अफेक्टेड रीजन्स में डिजिटल डिवाइड है और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण यूथ नक्सल रिक्रूटमेंट के लिए वल्नरेबल हैं। सिक्योरिटी फ्रंट पर सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं। नक्सल्स अब नई टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज कर रहे हैं। स्टेट्स के बीच ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना एक चैलेंज है। और सबसे वरिंग बात, सबसे वरिंग, नक्सल आइडियोलॉजी अब अर्बन एरियाज में भी अपने सपोर्ट नेटवर्क्स बना रही है। तो कोर लॉजिक क्या है? What's the multi-layered strategy to tackle this? इट्स अ मल्टी लेयर्ड वन। Let's break it down. पहला, सिक्योरिटी मेजर्स। इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर यानी SRE के अंडर फंड एलोकेशन बढ़ाया गया है 3,481.27 करोड़ फॉर 2025-26। और इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। सेकंड, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव BDI जैसी स्कीम्स हैं। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम से कनेक्टिविटी पर फोकस है। एम्प्लॉयमेंट के लिए? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर जोर है। तीसरा लेयर, सोशल इंटीग्रेशन। कम्युनिटी पुलिसिंग से लोकल्स और फोर्सेस के बीच ट्रस्ट बिल्ड किया जा रहा है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से ट्राइबल कंसर्न्स एड्रेस हो रहे हैं। यूथ एम्पावरमेंट पर फोकस है। और आखिरी लेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। लोकल गवर्नेंस को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और सोशल वेलफेयर स्कीम्स की इफेक्टिव डिलीवरी इंश्योर की जा रही है। इस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का इम्पैक्ट दिख रहा है। बिल्कुल। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स का 38 2024 से 18 2025 तक आना इसका सबूत है। द स्ट्रैटेजी इज टू श्रिंक द ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ नक्सल्स एंड विन ओवर द लोकल पॉपुलेशन थ्रू डेवलपमेंट। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज क्लियर। नक्सलिज्म से लड़ने के लिए हमें सिक्योरिटी एक्शन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट दोनों को साथ लेके चलना होगा। और गवर्नमेंट का गोल मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को एलिमिनेट करना है। एंड दिस मल्टी-लेयर्ड स्ट्रैटेजी इज द की टू अचीव दैट। चलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। द टर्म अर्बन नक्सल्स इज ऑफन हर्ड। सोर्स में अर्बन नेटवर्क्स का जिक्र है। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? बहुत रेलेवेंट सवाल है। अर्बन नेटवर्क्स का मतलब है LVE आइडियोलॉजी का सिटीज में एजुकेटेड यूथ, इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट के बीच सपोर्ट बेस बनाना। ये लोग डायरेक्ट वायलेंस में शायद इन्वॉल्व ना हो, बट दे प्रोवाइड आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, funding and recruitment for the movement from urban centers. This makes the problem much harder to track. Exactly. My turn. We talked about a multi-pronged strategy. Is there a risk that the security part overshadows the development part? Absolutely. That's a constant challenge. इसे iron fist in a velvet glove approach कहते हैं. The goal is to balance both. कैसे? अगर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस यूज की तो एलियनेशन बढ़ेगा, और अगर सिर्फ डेवलपमेंट किया विदाउट सिक्योरिंग द एरिया तो नक्सल्स प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब कर देंगे। दोनों को हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। ठीक है। Source mentions the Forest Rights Act. How is this act a tool against Naxalism? The Forest Rights Act 2006 recognizes the rights of tribal communities over forest land and resources. Naxals often exploit the grievance of tribals that their land is being snatched. तो इससे क्या होता है? By implementing this act properly, the government directly addresses a core grievance, thus reducing the support base for Naxals. It's a development-based counter-attack. Samjhe? I see. Naxals are using new technologies. Can you give an example? How does this change the game? For example, they are increasingly using IODs, यानी improvised explosive devices, with sophisticated triggers, और encrypted communication apps use कर रहे हैं। इससे गेम कैसे चेंज होता है? This changes the game because security forces have to constantly upgrade their own technology and tactics for detection and countermeasures. It becomes a technology race. Right. The goal is elimination by March 2026. Is this target realistic? It's ambitious for sure. Elimination is a strong word. While the geographical spread has shrunk drastically, the ideology can persist. The target shows the government's strong political will. तो ये किस पे डिपेंड करेगा? Achieving it will depend on sustained efforts on all fronts: security, development, and winning the trust of the last person in the remotest village. Makes sense. Let's practice. Say it with me.
Tackling Naxalism requires a multi-layered strategy that combines security measures, development initiatives, social integration, and administrative reforms. And the mini recap. In short, Naxalism is a socio-economic disease with a violent symptom, and its cure lies in a balanced dose of security and development. Well said. चलिए अब Naxalism को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं, स्पेसिफिकली इन ईस्टर्न इंडिया. टॉपिक 5. Topic name. What are the determinants of left-wing extremism in Eastern India? Discuss the counter-strategy adopted by the government to check the LWE menace in this region. Broad micro-theme, India's internal security, challenges and strategies. तो Eastern India में LWE के specific determinants क्या हैं? क्यों वहाँ ये इतना फैला? बेसिकली 3 मुख्य कारण हैं. पहला, गवर्नमेंट वैक्यूम. ऐसे रिमोट एरियाज जहां गवर्नमेंट की प्रेजेंस ना के बराबर है. वहां ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना पुलिस. तो नक्सल्स वहाँ de facto गवर्नमेंट बन जाते हैं. एग्जैक्टली. दूसरा है डेवलपमेंट डेफिसिट. पुअर कनेक्टिविटी, लैक ऑफ इरिगेशन, नो इलेक्ट्रिसिटी. ये सब लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है. और तीसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, लैंड एलियनेशन. आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली जाती है माइनिंग या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए और उन्हें प्रॉपर कॉम्पेंसेशन या रिहैबिलिटेशन नहीं मिलता. ये उनका सबसे बड़ा ग्रीवेंस है. इसका रियल लाइफ एग्जांपल जैसे उड़ीसा या झारखंड के माइनिंग एरियाज. बिल्कुल, वहां यही पैटर्न देखा गया है. तो इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रैटेजी मल्टीप्रॉन्ग्ड है. एक कोर कंपोनेंट है समाधान डॉक्ट्रिन. समाधान? व्हाट्स दैट? ये एक एक्रोनिम है. S फॉर स्मार्ट लीडरशिप, A फॉर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, M for motivation and training. A for actionable intelligence, D for dashboard-based KPIs, H for harnessing technology, A for action plan for each theater और N for no access to financing. Exactly. ये एक होलिस्टिक सिक्योरिटी अप्रोच है. और डेवलपमेंट के फ्रंट पर? डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IAP जैसे इनिशिएटिव्स हैं जो LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं. रोड रिक्वायरमेंट प्लान RRPY भी कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है. तो यहाँ भी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट साथ साथ चल रहे हैं. वही आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव अप्रोच है. कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशंस के साथ साथ डेवलपमेंट वर्क्स. इम्पैक्ट क्या हुआ है? इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा है. वायलेंस इंसिडेंट्स में कमी आई है और LWE का जियोग्राफिकल स्प्रेड भी कम हुआ है. कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि ईस्टर्न इंडिया में LWE से लड़ने के लिए इन 3 डिटर्मिनेंट्स गवर्नेंस वैक्यूम, डेवलपमेंट डेफिसिट एंड लैंड एलियनेशन को एड्रेस करना जरूरी है. सिर्फ सिक्योरिटी एक्शन से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिलेगा. ग्रेट. क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम. पहला सवाल, हमने गवर्नेंस वैक्यूम की बात की. कैन यू एक्सप्लेन हाउ अ नक्शन जन अदालत फिल्स दिस वैक्यूम? गुड क्वेश्चन. जब स्टेट का जुडिशियल सिस्टम फेल करता है या इनएक्सेसिबल होता है, नक्सल्स अपनी जन अदालत या पीपल्स कोर्ट लगाते हैं. वहां वो क्विक, ऑलबेट ब्रूटल जस्टिस डिलीवर करते हैं. फॉर अ पुअर ट्राइबल दिस माइट सीम मोर इफेक्टिव देन वेटिंग फॉर इयर्स इन अ गवर्नमेंट कोर्ट. सो दे क्रिएट अ पैरेलल स्टेट स्ट्रक्चर. एग्जैक्टली. माय टर्न. समाधान डॉक्ट्रिन में एक्शनेबल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जस्ट इंटेलिजेंस? Intelligence is just raw information. Actionable intelligence is information that is specific, timely, and credible enough for security forces to act upon immediately. For example, not just Naxals are in this jungle, but a group of 15 Naxals led by Commander X will cross this river at 2 a.m. tonight. That makes a huge difference. It's the difference between success and failure in an operation. My turn. Why is road connectivity through schemes like RRPI so critical in fighting LWE? इसके 2 रीजंस हैं. पहला, सिक्योरिटी. रोड्स अलाउ फॉर फास्टर मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इनटू रिमोट एरियाज. दूसरा, डेवलपमेंट. रोड्स विलेजेस को मार्केट्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल से जोड़ती हैं, जिससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और लोगों का स्टेट पर ट्रस्ट बढ़ता है. So roads are a tool for both security and development? बिल्कुल. Okay. आदिवासियों के लिए लैंड इतना इमोशनल इशू क्यों है? Why is it the biggest driver of LWE? क्योंकि उनके लिए जमीन सिर्फ एक इकोनॉमिक एसेट नहीं है. इट्स देयर आइडेंटिटी, देयर कल्चर, देयर हिस्ट्री. उनके देवी देवता, उनके पूर्वज सब उसी जमीन से जुड़े हैं. जब वो जमीन छिन जाती है तो उनका सब कुछ छिन जाता है. This emotional grievance is what Naxals exploit most effectively. That's a very deep point. Last question. Can we say that the LWE problem in Eastern India is now under control? I'd say the Ryan aspect is coming under control. The number of attacks has reduced. But the ideological aspect, जो इन grievances से पैदा होता है, वो अभी भी एक चैलेंज है. अगर root causes को आगे एड्रेस नहीं किया गया, तो ये फिर से बढ़ सकता है. So, constant vigilance is key? Absolutely. Time for the practice cue. Practice saying this aloud. The key determinants of LWE in Eastern India are governance vacuum, development deficit, and land alienation, which are countered by a dual strategy of security and development. And the mini recap. In short, ईस्टर्न इंडिया में नक्सलिज्म की जड़ विकास और न्याय की कमी में है और इसका इलाज भी वहीं से शुरू होता है. चलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओवरऑल अप्रोच को देखते हैं. टॉपिक 6. टॉपिक नेम. Briefly explain the Government of India's approach to counter the challenges of left-wing extremism. LWE. Broad micro theme. India's internal security. Challenges and strategies. तो हमने पीसेस में बात की. अब इन सबको जोड़कर देखते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओवरऑल अप्रोच क्या है? गवर्नमेंट का अप्रोच होलिस्टिक है. वो LWE को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं मानती. तो क्या मानती है? They see it as a combination of security, development and ensuring rights for local communities. इस अप्रोच को नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान कहते हैं. ओके, इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके 3 मेन पिलर्स हैं. पिलर 1, रोबस्ट सिक्योरिटी ऑपरेशंस. इसमें पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस यानी कि कैप्स को मॉडर्नाइज करना, इंटेलिजेंस शेयरिंग इंप्रूव करना और नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में कैंप्स एस्टैब्लिश करना शामिल है. पिलर 2, पिलर 2, डेवलपमेंट ऑफ LWE अफेक्टेड एरियाज.
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, जैसे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम यानी SIS, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंक ब्रांचेस, ATMs खोलना, और एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाना। और पिलर 3? पिलर 3, इंश्योरिंग राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। इसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी कि FRA का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, PSA एक्ट को स्ट्रेंथन करना और सरेंडर नक्सल्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पॉलिसी प्रोवाइड करना। इसमें पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट का भी रोल है। हाँ, दैट्स अ की पार्ट। गवर्नमेंट नक्सल आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए इंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाती है और डेवलपमेंट वर्क्स को हाईलाइट करती है ताकि लोगों का सिस्टम में फेथ रिस्टोर हो। तो कंक्लूजन ये है कि ये एक मल्टी प्रोंग्ड होलिस्टिक स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। The idea is to shrink the ground for Naxals on all fronts, militarily, developmentally and ideologically. इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। अलग-अलग मिनिस्ट्रीज, होम, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स सब मिलकर काम करते हैं। Let's do a quick cross questioning. Sure. How is this national policy and action plan different from earlier approaches which were more security focused? The key difference is the explicit recognition of development and rights as core pillars. पहली अप्रोच क्लियर होल्ड एंड बिल्ड पर ज्यादा फोकस था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस एरिया क्लियर करती थी। अब क्लियर होल्ड एंड डेवलप है, जिसमें डेवलपमेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है फ्रॉम डे वन। I see. Why is financial inclusion, like opening bank branches, considered a part of the counter LWE strategy? क्योंकि नक्सल्स ऑफन रन अ पैरेलल एक्सटॉर्शन इकोनॉमी। जब लोग फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ते हैं तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ उठा सकते हैं। This reduces the dependency on Naxal control systems and cuts their funding. So it hits them where it hurts, their wallet. Exactly. What is the significance of the surrender cum rehabilitation policy? ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये नक्सल कैडर्स को एक एग्जिट रूट देती है। जब एक मिलिटेंट को पता होता है कि सरेंडर करने के बाद उसे स्किल्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस और एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिलेगा तो उसके मूवमेंट छोड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। It weakens the morale of the Naxal leadership. Creates a way out. Yes. In this holistic approach, what is the role of the state governments? State governments are at the forefront. पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट, फंड्स और CAPFs प्रोवाइड करती है, लेकिन स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंटेशन स्टेट पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना होता है। Coordination is key. Couldn't be done otherwise. Last question. Is there a risk of this strategy becoming too top-down, with plans made in Delhi being implemented in remote villages? That's a valid risk. इसको काउंटर करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और ग्राम सभास को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। जब लोकल कम्युनिटीज को प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में शामिल किया जाता है तो डेवलपमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है और लोगों का ओनरशिप बढ़ता है। Bottom-up approach is needed. For long-term success, yes. Okay, practice cue. The government of India's holistic approach against LWE is built on 3 pillars: robust security, focused development, and ensuring the rights of local communities. Mini recap. In short, India's fight against Naxalism is not just a battle of bullets, but a war for development and trust, fought with a comprehensive multi-agency plan. चलिए अब इसके एक बहुत ही sensitive पहलू पर आते हैं: development versus displacement. Topic 7, topic name. Development drives in backward areas have been attributed to be one of the main causes for the growth of left-wing extremism. In this context, critically examine the corrective strategy adopted by the government to bring the LWE-affected citizens into the mainstream of development. Broad micro theme: India's internal security, challenges and strategies. ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है कि डेवलपमेंट ही LWE का कारण है। इसको कैसे समझें? ये डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्लॉइटेटिव डेवलपमेंट है। जब बैकवर्ड एरियाज में, खासकर ट्राइबल एरियाज में माइनिंग, डैम्स या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है। एग्जैक्टली लोगों को उनकी जमीन से हटा दिया जाता है, उनका लाइवलीहुड छिन जाता है और अक्सर उन्हें प्रॉपर कॉम्पेंसेशन या रिहेबिलिटेशन नहीं मिलता। दिस फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट क्रिएट्स इमेंस एंगर एंड रिजेंटमेंट। और इस गुस्से को नक्सल्स एक्सप्लॉइट करते हैं। उनके लिए तो ये रेडीमेड रिक्रूटमेंट ग्राउंड है। वो कहते हैं, देखो ये विकास तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बर्बादी के लिए है। हम तुम्हारे जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेंगे। तो ये है डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट पैराडॉक्स। बिल्कुल। तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करेक्टिव स्ट्रेटजी अपनाई है? गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया है। करेक्टिव स्ट्रेटजी के कई हिस्से हैं। जैसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क्स। द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आदिवासियों को उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट लैंड्स पर राइट्स देता है। और पैसा एक्ट 1996 ग्राम सभास को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कंसेंट देने का पावर देता है। इससे लोकल कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग में स्टेक होल्डर बन जाती है। दूसरा करेक्टिव मेजर A better compensation and rehabilitation policy. The Land Acquisition Act of 2013 mandates better compensation, R&R packages और social impact assessment. और इन सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर फोकस है ताकि डिस्प्लेस्ड लोगों को प्रोजेक्ट रिलेटेड जॉब्स मिल सकें। प्लस उन एरियाज में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव की जा रही हैं। द आइडिया इज टू मेक देम पार्टनर्स इन डेवलपमेंट, नॉट विक्टिम्स। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि चैलेंज अब इंप्लीमेंटेशन में है। लॉज तो हैं, लेकिन उनका ग्राउंड पर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन आधी अधूरी है। जब तक हर डिस्प्लेस्ड पर्सन को ये नहीं लगेगा कि डेवलपमेंट से उसकी लाइफ बेहतर हुई है, तब तक LWE को इस इशू पर फ्यूल मिलता रहेगा। लेट्स स्टार्ट द क्रॉस क्वेश्चनिंग। The PESA Act gives power to the Gram Sabha, but in reality, how effective has this been? That's the critical issue.
On paper, it's very powerful, but in reality, Gram Sabhas are often bypassed or their decisions are ignored by powerful corporate and political interests. Lack of awareness and capacity within the Gram Sabhas is also a big challenge. So a gap between law and reality. A huge gap. The Land Acquisition Act 2013 seems very progressive. Why is it still so controversial and difficult to implement? इसके दो मेन कारण हैं। पहला, इंडस्ट्री का कहना है कि इससे प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे और टाइम कंज्यूमिंग हो गए हैं। दूसरा, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जैसे क्लॉजेस को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। So, while the intent is good, the implementation remains a battleground. I see. When we say mainstreaming, what does it really mean for a tribal who has been displaced? Mainstreaming का मतलब सिर्फ उन्हें जॉब दे देना नहीं है. It means ensuring their cultural identity is preserved, their dignity is respected, and they have an equal voice in the decisions that affect their lives. It's about bringing them into the national narrative without erasing their unique identity. It's about inclusive growth. Yes, in the truest sense. You mentioned skill development. But is it realistic to expect a tribal who has only known farming or forest-based livelihood to suddenly work in a factory? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए वन साइज फिट्स ऑल स्किल डेवलपमेंट काम नहीं करता। ट्रेनिंग को लोकल कॉन्टेक्स्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। शायद उन्हें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, हॉर्टिकल्चर या इको टूरिज्म में ट्रेन करना ज्यादा इफेक्टिव हो। Context-specific solutions. Yes. Last question. Is there a way to have development without displacement? In some cases, yes. जैसे small scale community owned projects. But for large projects like mines or dams, some displacement is often unavoidable. The key is not to avoid it at all cost, but to ensure that when it happens, it is done in the most humane, transparent, and fair manner possible. The displaced community should end up better off, not worse. That should be the benchmark. Absolutely. Time for the practice cue. The corrective strategy against development-induced displacement involves strengthening legal safeguards like FRA and PISA, ensuring fair compensation, and making affected citizens partners in the development process. Mini recap. In short, विकास तभी सार्थक है जब वो सबका हो और LWE से लड़ाई में ये सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। और अब आते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर, जो इस पूरी डिस्कशन की जड़ से जुड़ा है, आर्टिकल 244. Topic 8, topic name, the non-implementation of the provisions of the 5th schedule and the PESA Act has been a key reason for the rise of LWE. In this context, analyze the impact of the non-implementation of Article 244 of the Constitution. Broad micro theme, India's internal security. Challenges and strategies. तो आर्टिकल 244 एंड 5th शेड्यूल ये है क्या? आर्टिकल 244 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस देता है। The 5th schedule applies to tribal areas in mainland India. इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है आदिवासियों की लैंड, कल्चर और ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। इसके अंदर गवर्नर को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स TACs बनाए जाते हैं। पीसा एक्ट 1996 इसी 5th शेड्यूल की स्पिरिट को आगे बढ़ाता है। तो जब इन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता तो क्या होता है? जब इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को इग्नोर किया जाता है तो 3 चीजें होती हैं। पहला, लैंड एलियनेशन। स्टेट गवर्नमेंट्स आसानी से ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल्स या कॉर्पोरेशंस को ट्रांसफर कर देती हैं। दूसरा, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। आदिवासियों का उनके जल, जंगल, जमीन पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। माइनिंग रॉयल्टीज का बेनिफिट उन तक नहीं पहुंचता। और तीसरा, सबसे खतरनाक, अ कंप्लीट इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन द स्टेट। जब कॉन्स्टिट्यूशन का वादा ही पूरा ना हो तो लोग सिस्टम पर विश्वास कैसे करेंगे? और इस वैक्यूम को नक्सल्स फिल करते हैं। एग्जैक्टली। वो कहते हैं दिल्ली का संविधान झूठा है, असली आजादी हमारे राज्य में मिलेगी। द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5th शेड्यूल बिकम्स देयर बिगेस्ट प्रोपेगेंडा टूल। इम्पैक्ट तो साफ है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इन्हीं प्रोविजंस के सिंसियर इंप्लीमेंटेशन में है। ग्राम सभास को रियल पावर देना, गवर्नर की स्पेशल पावर्स को इफेक्टिवली यूज करना और ये इंश्योर करना कि डेवलपमेंट ट्राइबल ऑटोनॉमी की कॉस्ट पर ना हो। So the way forward is to go back to the Constitution. Precisely, to uphold the constitutional promise made to the tribal communities. Let's do a final round of cross-questioning. The 5th schedule gives special powers to the governor. Why has this role not been very effective? Primarily because the governor usually acts on the advice of the state's council of ministers. State governments often have strong interests in mining and industrial projects, which can be in conflict with tribal interests. So the governor's office has rarely used its special powers independently to protect tribals. A political constraint. Yes. PISA is a central law. But land is a state subject. How does this create a conflict in implementation? This is a classic federal challenge. Many state laws related to mining, forests, and land are not aligned with the PISA Act. State governments have been slow to amend their laws to give Gram Sabhas the powers mandated by PISA. So the central law exists, but it's not fully empowered on the ground. Legal friction. Exactly. The source mentions Tribes Advisory Councils, TACs. What are these and why have they failed? TACs are meant to advise the governor on tribal welfare, but they have mostly become symbolic bodies. उनकी मीटिंग्स इरेगुलर होती हैं, उनकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती और उनमें अक्सर नॉन ट्राइबल पॉलिटिशियंस का डोमिनेंस होता है। They have failed to be an effective voice for the tribals. So another institution that exists only on paper. Largely, yes. Is it possible that proper implementation of the 5th schedule could have prevented the rise of LWE in the first place? It's a strong possibility. अगर आदिवासियों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला होता, उनकी जमीन और लाइवलीहुड सुरक्षित होती और उन्हें डिसीजन मेकिंग में वॉइस मिली होती, तो उनमें इतना गुस्सा और एलियनेशन पैदा ही नहीं होता। नक्सल्स को LW फैलाने के लिए जमीन ही नहीं मिलती। So it was a preventable crisis. To a large extent, yes.
Last question. What is the single most important step needed today to correct this historical mistake? The single most important step is political will. The laws and constitutional provisions exist. What is needed is the political will at both the central and the state levels to implement them in letter and spirit, even if it means going against powerful vested interests. It all comes down to political will. Always. Time for our final practice cue. Say this aloud. The non-implementation of Article 244 and the Fifth Schedule created a governance vacuum and trust deficit, which became the primary breeding ground for left-wing extremism. And the final mini recap? In short, जब संविधान का रक्षा कवच ही काम ना करे तो विद्रोह पैदा होता है. LWE की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है. Wow, what an intense session. हमने इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की काफी डीप लेयर्स को एक्सप्लोर किया. चलो एक क्विक रिकैप करते हैं. हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था India's internal security, challenges and strategies. Let's summarize what we learned topic by topic. Winning hearts and minds in J&K. हमने देखा कि J&K में पीस के लिए सिर्फ फोर्स नहीं बल्कि डेवलपमेंट, डायलॉग और डिग्निटी पर फोकस करना जरूरी है. गवर्नमेंट का अप्रोच सिटीजन सेंट्रिक हो रहा है थ्रू स्कीम्स लाइक उड़ान, मिशन यूथ और ऑपरेशन सद्भावना. रोल ऑफ OGWs. ये टेरर ग्रुप्स के इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम है. इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए लीगल एक्शन, UAPA, सोशल इंटरवेंशंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है. इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट. हमने समझा कि वहां इंसर्जेंसी के पीछे एथनिक, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है. सोल्यूशन पीस टॉक्स, कल्चरल प्रिजर्वेशन और टारगेटेड डेवलपमेंट में है. नक्सलिज्म. ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो वायलेंस के रूप में दिखती है. इसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों पर एक साथ काम कर रही है, जिसे मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी कहते हैं. LWE इन ईस्टर्न इंडिया. हमने देखा कि डेवलपमेंट डेफिसिट, लैंड एलियनेशन और गवर्नेंस वैक्यूम इसके मेन डिटर्मिनेंट्स हैं. काउंटर स्ट्रैटेजी में कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशंस, समाधान और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स IAP शामिल हैं. Government's overall LWE approach? The approach is holistic, combining robust security operations, development of infrastructure, SIS, rehabilitation of surrendered cadres, and strengthening local governance. डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. हमने डिस्कस किया कि बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से डिस्प्लेसमेंट होता है जो LWE को फ्यूल करता है. करेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इंप्लीमेंटेशन, बेटर कॉम्पेंसेशन और लोकल कम्युनिटी को डिसीजन मेकिंग में शामिल करना. Article 244 and Fifth Schedule. फाइनली हमने जाना कि जब ट्राइबल्स के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स लाइक पैसा एक्ट ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होते तो गवर्नेंस वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसका फायदा नक्सल ग्रुप्स उठाते हैं. अब तुम्हारी बारी. इन सवालों के जवाब को लाउडली प्रेजेंट करने की कोशिश करो. 1. Explain the WHOM strategy in J&K using 3 key government measures. 2. Describe the 3 main roles of an overground worker, OGW. 3. What are the 2 geographical factors that help insurgency survive in the Northeast? 4. What is the difference between a security measure and a development initiative in tackling Naxalism? Give one example of each. 5. How does the non-implementation of the Forest Rights Act contribute to left-wing extremism? And 6. In one sentence, what is the core idea behind the government's multi-layered strategy against LWE? And here's your final challenge. अपने फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी एक को चुनो और उन्हें 2 मिनट में समझाओ कि नक्सलिज्म सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्यों नहीं है बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक इशू है. Use the village example we discussed. See if you can make them understand. That's your mission. तो ये था हमारा आज का सेशन on India's internal security. काफी कॉम्प्लेक्स था, but I hope हम इसे तुम्हारे लिए सिंपल और मेमोरेबल बना पाए. That's the goal. Right. नॉलेज तभी पावरफुल है जब वो आसानी से समझ आए और याद रहे. Keep revising these concepts. और हाँ, अगर ये सेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे क्यूरियस. हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक और डीप डिस्कशन के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग.